हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज विक्रम कुमार सिंह। स्वागत है आपका विक्रम एंड योगी गुरु चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 खत्म करते हैं। इसमें आज हम लोग व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर वर्ण आपको खत्म कर दिया था। आज व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। स्वर और व्यंजन को मिलाकर के अपने आपको बताया टोटल 52 वर्ण होते हैं। लिखने और बोलने के आधार पर टोटल 52 वर्ण होते हैं। और हमने आपको भी बताया था कि स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई है और मात्रा के आधार पर पूछे तो 10 मानी गई है। ये कल हमने आपको बताया था। लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर मात्रा के आधार पर कैसे 10 स्वर माने गए हैं? तो आपको फ्रेंड्स बता दूं, कल मैं बताना भूल गया था, अ में मात्रा रूप नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अ से लेकर के हमने पूरा आपको गिनवाया था ओ अ तक। तो आपने 11 मात्रा आए, 11 स्वर आए थे और अ को छोड़कर, क्योंकि अ में कोई मात्रा रूप नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए 10 ही स्वर के भेद माने गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आइए आज बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। तो व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि टोटल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, अर्थात इनको बोलने में स्वर वर्णों की जरूरत पड़ती है, स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे वर्णों को शुद्ध व्यंजन वर्ण कहते हैं या व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे बात करें आधा क में अ बोलने पर, यानी स्वर के प्रयोग से ही ये व्यंजन वर्ण पूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी अगर हम लिख दें, जैसे ग लिख दें, तो ग में ये स्वर वर्ण जुड़ा हुआ है। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इनको लिखने में, बोलने में, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ लिखने होगा, इनको लिखने या बोलने भी कर सकते हैं। इनको लिखने बोलने में स्वर वर्णों की जरूरत पड़ती है। यानी ग में ये स्वर वर्ण जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से हम स्वर वर्ण निकाल दें तो ये हलंत लगा के आधा हो जाएगा, यानी ये आधा शुद्ध व्यंजन वर्ण बना और ये अस्वर निकल गया। यानी कि एक व्यंजन वर्ण को बनाने के लिए आपको स्वर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण को लिखने के लिए हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है, वे स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, चलिए भेद की बात करते हैं। आपको बता दें कि व्यंजन वर्णों के भेद, तो व्यंजन वर्णों के कई भेद होते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक स्पर्श व्यंजन वर्ण, उसमें संघर्षी, तीसरा अंतःस्थ, चौथा संयुक्त अक्षर, पांचवा उच्छिष्ट, द्विगुणित या विकसित। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्पर्श व्यंजन वर्ण की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको बोलने में हमारी जीभ मुख के सभी भागों को स्पर्श करती है। हमारी जीभ मुख के सभी भागों को स्पर्श करती है और इनकी संख्या 25 मानी गई है फ्रेंड्स। अभी आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। इसका ट्रिक होता है फ्रेंड्स, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के सभी, च वर्ग के सभी, ट वर्ग के सभी, त वर्ग के सभी और प वर्ग के सभी वर्ण, यानी कचटता, क च ट त प, ये सभी वर्ग के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण माने गए हैं। इनकी संख्या 25 होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इनका स्पर्श व्यंजन वर्ण से कहा जाता है कि इनको बोलने में हमारी जीभ जो होती है मुख के सभी भाग को स्पर्श करती है फ्रेंड्स। अभी आपको उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तो स्पर्श व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बताएंगे। जब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा क वर्ग का कंठ होता है, इसका तालु होता है, इसका मूर्धा होता है, इसका दंत होता है, इसका पोष्ट होता है। कथा मुद्दा ट्रिक बताएंगे, यानी उच्चारण स्थान में आपको इन सबका उच्चारण स्थान भी बताएंगे फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं उष्म संघर्षी की। उष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण क्या होते हैं फ्रेंड्स? उष्म संघर्षी यानी इनकी संख्या होती है 4। आप ये जोड़ लीजिए, 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, 29, 25 4 29। उष्म संघर्षी 4 होते हैं फ्रेंड्स। और आपको बता दें उष्म संघर्षी, इनको बोलने में मुख में थोड़ा घर्षण होता है, थोड़ा फ्रिक्शन होता है, हल्की सी उष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि इनकी संख्या 4 आपको पता होगा फ्रेंड्स, श, स और ये 3 श होते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श। तालव्य श मतलब जीभ तालु को स्पर्श करना चाहिए। खटकोण सा भी बोलते हैं, पेटचिरवा सा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, और मूर्धन्य सा भी बोलते हैं। मूर्धन्य श का मतलब होता है कि जीभ हमारे मूर्धा को स्पर्श करना चाहिए। मूर्धा मतलब जो तालु होता है ना फ्रेंड्स, तालु के पीछे का भाग मूर्धा कहलाता है।
तो ये मूर्धा हो गया, यहाँ तालव्य श, मूर्धन्य श, और फ्रेंड्स जीभ हमारी जीवा दंत को स्पर्श करती है तो ये दंत स हो गया, और ये ह कंठ से आवाज आती है इसलिए कंठ से निकलता है। यानी इन सबका उच्चारण स्थान भी आपको क्लियर हो गया। कि उच्चारण स्थान में भी आपको बताएंगे कि तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये उसमें संघर्षी व्यंजन वर्ण है, इनको बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती मतलब हल्का मुख से फ्रिक्शन होता है। आइए बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजनों की। इनकी संख्या भी 4 मानी गई है। इनकी संख्या 4 कैसे मानी गई है? य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि वे वर्ण कौन होते हैं जो रूप बदलने पर स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। वे व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं जो रूप बदलने पर स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं? तो आप बताएंगे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। इनका रूप परिवर्तित करने पर ये स्वर वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी संख्या भी 4, तो आप देख लीजिए 25, 25, 4, 29, 4, 33। फ्रेंड्स यही 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। फ्रेंड्स परीक्षा में पूछा गया है कि व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए, 33। लिखने और बोलने के आधार पर कुल कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? लिखने और बोलने के आधार पर कुल वर्णों की संख्या बताइए। तो हमने आपको पहले बताया था कि लिखने और बोलने के आधार पर 33 और 11 जोड़ के 44 बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और लिखने और बोलने के आधार पर कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप 52 बताएंगे, और लिखने और बोलने के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 44 बताएंगे स्वर वर्णों को जोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही 25, 4, 29, 4, 33 हो गए। अब ये 4 संयुक्त अक्षर और उच्चित, द्विगुणित और विकसित तो हमने कल आपको बताया था। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स हाँ फ्रेंड्स, बात कर रहे थे संयुक्त अक्षर की। संयुक्त अक्षर में हमने आपको बताया था संयुक्त अक्षरों के संयोजन से तो जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त अक्षर कहा गया है। और संयुक्त वर्णों के संयोजन से आपको बता दें फ्रेंड्स, संयुक्त वर्णों के संयोजन से 4 अक्षर होते हैं, इनकी संख्या भी 4 मानी गई है। स, छ, त्र और ज्ञ। समझिएगा ध्यान से, श्र का मतलब होता है श्रमिक वाला स्र है, इसको बनाया जाता है SH प्लस R, यानी श, सर्जम वाला श हलंत लगा के धन R से, श धन R से बनता है SH से श, ठीक है, और R श धन र, और ये फ्रेंड्स बनता है K प्लस SH, यानी ये क हलंत लगा के श, यानी पहले वर्ण में आपको हलंत लगाना है, और यहाँ पे ये बनेगा T धन R, यानी ये बनेगा फ्रेंड्स त हलंत लगा के धन र, और फ्रेंड्स ये बनेगा G धन YAN, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बनेगा G से हो जाएगा ज हलंत लगा के धन य। तो आप देख रहे हैं कि ये संयुक्त अक्षरों दो वर्णों के संयोजन से बन रहा है, श धन र से, और ये फ्रेंड्स बन रहा है क धन श से, कटकोण स से, त धन र से, ट धन य से, यानी श्र, छ, त्र, ज्ञ। फ्रेंड्स ये संयुक्त अक्षर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, और समीक्षा अधिकारी वगैरह में प्रश्न आता है कि र का स्थान किस वर्ण के बाद आता है? तो आप बताएंगे श के बाद आता है। श का स्थान किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। र का स्थान किस वर्ण के बाद आता है? तो ट के बाद आता है। य का स्थान किस वर्ण के बाद आता है? तो ज के बाद आता है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं समीक्षा अधिकारी वगैरह में फ्रेंड्स। तो आपको बता दें ये संयुक्त अक्षर है, इनकी संख्या भी 4 होती है। और उच्चित, द्विगुणित और विकसित व्यंजन की बात करते हैं तो इनकी संख्या 2 बताई गई है। आपको हम बता चुके हैं इनकी संख्या 2 है, इसको हम लोग और ढ और क्या फ्रेंड्स क्या बताए थे? ये हमने बताया था ड़ और अढ़, मतलब ये सड़क वाला ड़ है, ड नहीं है सर फ्रेंड्स, ड नहीं है, ये अढ़ है, अढ़ साढ़े वाला अढ़ है, और ये सड़क वाला ड़ है। चलिए बात करते हैं अयोगवा की। वे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में होती है ना तो व्यंजनों में होती है, उन्हें बताया गया क्या? अयोगवा। अयोगवा वे वर्ण होते हैं जिनकी गणना ना तो स्वरों में होती है ना तो व्यंजनों में होती है। फ्रेंड्स आप नोट्स बना सकते हैं, आप कॉपी में लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, अमानक वर्ण क्या होते हैं? तो अमानक वर्ण आपको बता दें, मानक में नेगेटिव उपसर्ग लगाया, यानी कि विपरीत उपसर्ग लगा दिया, नेगेटिव ऋणात्मक उपसर्ग लगा के अमानक अब नहीं माना जाता फ्रेंड्स, किंतु पहले माना जाता था।
वे वर्ण जिनकी गणना पहले तो होती थी लेकिन अब नहीं होती है, इसलिए इसे अमानक वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या पूछता है फ्रेंड्स, इनकी संख्या बताइए 4। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या आप बताइए 4। अमानक वर्णों की संख्या 4 होती है। आइए लिखते हैं अमानक वर्ण कौन कौन से होते हैं। देखिए आपको बता दें, पहले ल ऐसे माना जाता था, अब ल ऐसे माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें पहले आइए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अमानक वर्ण की। तो हमने बताया था आपको अमानक वर्णों की संख्या 4 होती है। अमानक पहले माना जाता था, अब नहीं माना जाता। ऋणात्मक उपसर्ग लग गया तो अब नहीं माना जाता। जैसे पहले ल ऐसे बनाया करते थे, अब ल ऐसे बनाया करते हैं। कहने का मतलब कि आज से 20 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है, ल ऐसे बनता था, अब ल ऐसे बनता है। फ्रेंड्स पहले झ ऐसे बनता था, अब झ ऐसे बनता है। आपको पता होगा, अब पहले अ ऐसे बनता था, अब ऐसे बनता है। पहले र ऐसे बनता था, अब ऐसे बनता है। यानी प के नीचे 2 डंडी करेंगे, अ बनता था। र लिख के डबल आ की मात्रा लगाएंगे तो ड़ बनता था। फ्रेंड्स ये अमानक वर्ण हो गए। ठीक है, आइए बात करते हैं आगत वर्ण या विदेशक वर्ण की। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं फ्रेंड्स वर्ण वाला, हिंदी थोड़ा सी बड़ी है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। हमें संधि समास सभी कुछ लेके चलना है और सभी ट्रिक से पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा जो चैप्टर कम घंटे का है, कम लेक्चर का है, उसको हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की डेट आने वाली है, एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आइए देखते हैं आगत वर्ण और विदेशक वर्ण क्या होते हैं। इनसे सिंपल से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अमानक वर्ण की संख्या क्या होती है? ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी होती है? ठीक है, संयुक्त अक्षर में कौन सा स्वर किन 2 वर्णों के संयोजन से बनता है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते। आगत वर्ण या विदेशक वर्ण, तो आपको बता दें नाम सही लग रहा है विदेशक। च प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लग जाए, जैसे देशज यानी अपने देश से उत्पन्न, च प्रत्यय जिन शब्दों में लग जाए उसका मतलब होता है उत्पन्न होना। वे शब्द जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं, और आगत मतलब आए हुए हैं। हमारे हिंदी जगत में वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं और हिंदी जगत में प्रयोग हो रहे हैं, यानी विदेशी भाषा के वे शब्द, यानी बाहरी भाषा के वे शब्द जो हमारे हिंदी जगत में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी संख्या कई प्रकार की होती है। आपको हम ट्रिक बताएंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा तुर्की शब्द है, कौन सा फारसी शब्द है, कौन सा अरबी शब्द है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न है। तो इनकी संख्या कई होती है, कई प्रकार के विदेशज शब्द होते हैं। जैसे आपको बता दें तुर्की होता है, फारसी होता है, अरबी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब प्रकार के होते हैं। तो इन सभी का ट्रिक बताएंगे और कुछ आपको अपने से शब्दों के ज्ञान से करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको कुछ ट्रिक से बताएंगे इन्हें कैसे पकड़ना है। तुर्की भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द कैसे होते हैं, कैसे पहचाना जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और कुछ फ्रेंड्स शब्द होते हैं जिसके नीचे नुक्ता लगाया गया जाता है, क ख ज प ह। फ्रेंड्स इस टाइप के भी कुछ प्रश्न मिलेंगे, कुछ शब्द मिलेंगे, कुछ वर्ण मिलेंगे, जैसे क ख ज क फ। तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये आपको अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इन वर्णों का, इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किया था। फ्रेंड्स आपको बता दें ये अरबी फारसी भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें ऐसे ही लगा के लिखा जाता है। जैसे खौफ लिखा जाए, खौफ लिखा जाए फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कुछ भी अरबी शब्द लिखा जाए, मुस्लिम शब्द लिखा जाए, ठीक है, तो उसमें नुक्ता लगा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इस तरह से लिखा जाता है मुस्लिम वर्ड्स को। ठीक है, तो आपको बता दें कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये विदेशज वर्ण है, और विदेशज वर्ण से प्रश्न पूछा लिया जाएगा कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि तकिया, तकिया किस प्रकार का शब्द है, अलमारी किस प्रकार का शब्द है, ठीक है, हरजाना किस प्रकार का शब्द है, कानून किस प्रकार का शब्द है। तो ये सब का आपको ट्रिक बताएंगे कि तुर्की शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द कैसे पहचाने। यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स बहुत आते हैं। ये बात करेंगे उच्चारण स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हिंदी वर्णमाला का सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट मतलब इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी फ्रेंड। आइए उच्चारण स्थान की बात करते हैं।
आइए फ्रेंड्स, बात कर रहे थे उच्चारण स्थान की। तो आइए उस उच्चारण स्थान में, यानी कि आपके मुख से, आपकी जिह्वा, आपके मुख को बोलने, वर्णों को बोलने पे आपकी जिह्वा किन किन भागों को स्पर्श करती है, वही उच्चारण स्थान कहलाता है। और प्रश्न यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण का मतलब हो गया स्पर्श। जिह्वा आपके किन किन भागों को स्पर्श करती है, तो आप हमेशा ध्यान दें, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी जाती है। इसके पहले हमने व्यंजन वर्ण के भेद में आपको बताया था, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 मानी गई है, और वो होता है फ्रेंड्स, ट्रिक आपको बता दें फ्रेंड्स, ट्रिक बनाया है हमने, क ता मुदौ, क ता मुदौ, तथा मुदौ ट्रिक आप देखेंगे कि कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया फ्रेंड्स, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। आपको बता दें कि कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये 5 वर्गों में बटा गया। कंठ का क वर्ग हो जाता है, इसका ख च वर्ग हो जाता है, इसका ट वर्ग हो जाता है, इसका त वर्ग हो जाता है, इसका प वर्ग हो जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, क ख ग घ इंग, मतलब आपको बता दें कि क वर्ग को बोलने पे आवाज कंठ से आती है। च छ ज छ इया आप बोल के देखेंगे कि आपकी जीवा, आपकी जीभ तालु को स्पर्श करती है। ट वर्ग बोलने पे आपकी जीभ तालु के पीछे का भाग मूर्धा कहलाता है। फ्रेंड्स तो आपकी जीभ थोड़ा सा मुड़ जाती है, पीछे बोलने के लिए जीभ आपकी थोड़ा सा मुड़ जाती है, वो मूर्धा हो गया। और आपकी जीभ दंत को स्पर्श करती है तो दंत हो गया, और हमारे दोनों ओष्ठ सट जाते हैं बोलते समय, ठीक है फ्रेंड्स, बंद हो जाते हैं वहाँ पे, जैसे प फ ब भ म, तो ये सभी वर्ग, प वर्ग के सभी अक्षर हो गए आपके ओष्ठ। तो फ्रेंड्स यही ट्रिक होता है कथा मुदाओं का, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ याद रखें। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 25 हो गए। 5 5 10 5 15 5 20 5 25, यही स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि प फ ब भ, भ का पूछ लिया जाए कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ऑप्शन में दे दिया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, तो आप भ बोल के भी बता सकते हैं। भ आप बोल रहे हैं तो आपके दोनों ओष्ठ सट रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आपका ये भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। फ्रेंड्स ट बोलिए, ट बोलेंगे जीभ आपकी मुड़ जाएगी, तालु को स्पर्श करके पीछे हो जाती है, मुड़ जाती है, तो ट बोलने पे जीभ मुड़ जा रही है। अगर जीभ मुड़ जाए तो वहाँ पे मूर्धा हो जाता है। फ्रेंड्स यानी कि तालु को स्पर्श करती है और मुड़ जाती है तो मूर्धा कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 और इनका ये ट्रिक है। आपको बता दें अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या भी हमने बताया था 4, य र ल व। फ्रेंड्स ये 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, वे व्यंजन वर्ण जिनको रूप परिवर्तित करने पर स्वरों में चेंज हो जाते हैं, ये स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं और इनका उच्चारण स्थान पूछता है। आप बोल के देखिए फ्रेंड्स, य, अब य बोलिए तो य बोलेंगे, य बोलेंगे तो कंठ से आवाज आ रही है, कंठ। र बोलेंगे तो जीभ आपकी तालु को स्पर्श कर रही है, तालु। ल बोलिए, ल बोलने पे जीभ आपकी दंत को स्पर्श कर रही है, दंत। और वह बोलेंगे जीभ आपके व ओष्ठ को स्पर्श कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। य र ल व में से य कंठ हो गया, र ताल हो गया, ल दंत हो गया, व ओष्ठ हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। य र ल व आप बोल के देखिए, कंठ से आवाज आ रही है य कंठ से आवाज आ रही, जीभ में कोई मूवमेंट नहीं होगा, अंदर से आवाज आएगी तो कंठ हो जाता है। र बोलने पे जीभ तालु को स्पर्श कर रही है, र, ठीक है। तालु ल दंत और वह ओष्ठ, ठीक है फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रेंड्स आइए बात करते हैं उसमें संघर्षी वर्णों को उच्चारण स्थान। जैसा कि इससे पहले हमने अंतःस्थ व्यंजनों को उच्चारण स्थान देखा, उसमें स्पर्श व्यंजन वर्णों को उच्चारण स्थान देखा। तीसरा पार्ट है इसका उसमें संघर्षी वर्णों को उच्चारण स्थान, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। उसमें संघर्षी वर्ण व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है, जो श और ह होते हैं। श और ह होते हैं, इसको तालव्य श बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। श तालव्य श, इसको बोलने में जीभ तालु को स्पर्श करती है और अगल बगल से हवा निकलती है तभी सीटी बजती है।
इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि ताला विषा का मतलब ये हुआ कि जीभ तालु को स्पर्श करे और अगल बगल से हवा निकलनी चाहिए, तभी इसका शुद्ध उच्चारण होता है। इसको उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। और फ्रेंड्स इसको तो आप जानते ही हैं, मूर्धन्य है। मूर्धन्य का मतलब इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसका सही उच्चारण तभी होगा जब जीभ को तालु में सटाकर पीछे मोड़ेंगे, श बोलेंगे श, ठीक है। थोड़ा दबा के आवाज निकालेंगे तब इसका उच्चारण स्थान होगा। और स बोलने के लिए सिंपल सा बोलना है, जीभ दांत में स्पर्श करना चाहिए दंत। और ह बोलने के लिए जीभ का मूवमेंट नहीं होगा, जीभ किसी भाग को स्पर्श नहीं करेगी और अंदर से आवाज आएगी, कंठ हो जाता है। फ्रेंड्स आपको पता होगा इसका उच्चारण स्थान बहुत पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स। श श श और आ ये कुछ संघर्षी वर्णों का उच्चारण स्थान था। आइए बात करते हैं स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करेंगे अ और आ की। आप खुद बोल के देखिए अ आ, जीभ का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जीभ किसी भाग को स्पर्श नहीं कर रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हम कंठ बना देते हैं। और ई का उच्चारण स्थान आप बोलिए ई ई, जीभ थोड़ा सा तालु को स्पर्श कर देती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाता है फ्रेंड्स। और उ बोलने के लिए आपके दोनों ओष्ठ सट जाते हैं, दोनों ओष्ठ उठ जाते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान फ्रेंड्स ओष्ठ माना जाता है। और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा माना जाता है। जब आप जीभ को तालु में सटाएंगे, तालु की ओर ले जाएंगे और थोड़ा सा मोड़ के बोलेंगे तब इसका सही उच्चारण स्थान होगा री। देखिए री बोलिए, जीभ आपकी मुड़ जाती है और तालु को स्पर्श करती है, इसलिए मुद्दा उ का ओष्ठ, ई का तालु, आ का कंठ, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक ऐ होता है और ओ अ होता है, इसका बहुत पूछता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दो वर्णों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। संधि में आपको बताएंगे। एक ऐ जो बनता है ये आ धन ई से बनता है। अगर आ को दीर्घ कर दे तो ऐ हो जाएगा, या ई को दीर्घ कर दे तो ऐ हो जाएगा। ये संधि में नियम आपको बताएंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक दीर्घ होता है या दोनों दीर्घ होता है तो ऐ बन जाता है, और दोनों लघु होता है तो ए ही रहता है फ्रेंड्स। यानी आ का आप देख रहे हैं कि कंठ होता है, और फ्रेंड्स ई का आप देख रहे हैं कि तालु होता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ तालु हो जाता है फ्रेंड्स। एक ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। ओ औ के बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार आ धन उ, तो आ धन उ को जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, और इन दोनों में कोई भी दीर्घ होगा तो औ हो जाएगा। ओ और औ फ्रेंड्स, ये औ है तो आप देखेंगे आ का कंठ होता है और ऊ का ओष्ठ होता है, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग कंठोष्ठ बोलते हैं फ्रेंड्स। कंठोष्ठ हो गया, यानी ओ अ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, एक ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आइए बात करते हैं कुछ नोट की। नोट में कुछ नोट से प्रश्न पूछे गए हैं कि ल को और क्या कहा जाता है। ल को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, र को लुष्ठित वर्ण कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ल किस प्रकार का वर्ण है, तो ल आप बोल रहे थे कि ल का उच्चारण स्थान तो दंत है। यह हमने आपको बताया था, ल जीभ आपकी दंत में स्पर्श करती है, लेकिन इसको पार्श्विक वर्ण नाम दिया गया और र को लुष्ठित वर्ण नाम दिया गया। और य और व अर्ध स्वर होते हैं। हमने आपको ये भी बताया था, य व र आपको हमने बताया था कि ये जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो ये स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका रूप बदलने पर ये स्वरों में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर नाम दिया गया। और य और व स्पेशली मुख्यतः य और व को ही अर्ध स्वर कहा गया है, और ये परीक्षा में कई बार पीसीएस में पूछा गया है, और उसमें परीक्षा अधिकारी में कि अर्ध स्वर निम्न में से कौन से हैं, तो य और व है। र लुष्ठित वर्ण है और ल पार्श्विक वर्ण है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। और आज हिंदी वर्णमाला का लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक, हम प्रयत्न की चर्चा करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रयत्न नामक टॉपिक में, इस प्रयत्न टॉपिक में हम आपको घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, विवृत, ईशत विवृत, समृत, ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं, और ये 15 मिनट का टॉपिक होगा फ्रेंड्स, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।